बैलेंस करना है भाई। टोटल 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको बैलेंस करना है। तो जनरली क्वेश्चन इसी फॉर्म में रहेगा, है ना। केमिकल इक्वेशन रहेगा इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स और आपको बैलेंस करना है, ठीक है। मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ, लास्ट वाले से। कॉपर सल्फेट, आप देखिए ज़रा, कॉपर और ये सल्फेट, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। मैं पहले, मुझे नहीं पता कि क्या लिखना चाहिए, I2 क्या है, बस ये कॉपर है, ये सल्फेट है, ये पोटेशियम है, ये आयोडाइड है। कंपाउंड कैसा बनाएगा अभी मुझे आइडिया नहीं है, अब भी रहने दो। क्यूप्रस आयोडाइड, Cu, क्यूप्रस का मतलब कॉपर भी है, आयोडीन भी है। आयोडीन, आयोडीन पहले मैं लिख लेता हूँ। और पोटेशियम सल्फेट, ये रहा पोटेशियम, ये रहा सल्फेट। अब वैलेंसी चेक करता हूँ। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है भाई। जरा एक बात बताओ, कॉपर के बारे में एक चीज़ तुम जान लो, कॉपर 2 इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट है ना। वैलेंसी 1 भी होता है, वैलेंसी 2 भी होता है। 1 वाले को बोलते हो क्यूप्रस, क्यूप्रस, और 2 वाले को बोलते हो क्यूप्रिक, या जनरली कॉपर, जैसे कॉपर सल्फेट, क्यूप्रिक। कभी कभी क्यूप्रस होता है ना, जैसे क्यूप्रस क्लोराइड, तो हम CuCl ऐसे होना चाहिए। इसकी भी वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1 होती है, पर थोड़ा सा मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ऐसे लिखना होता है। क्यूप्रस आयोडाइड, आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी वैलेंसी 1 होती है। अगर होता क्यूप्रस आयोडाइड तो ये रहा कॉपर, ये रहा आयोडीन। एक क्यूप्रस है तो 1 वैलेंसी, तो 1 1 ओके है, पर इसकी मैकेनिज्म की वजह से इसको ऐसे लिखना पड़ता है, क्यूप्रस आयोडाइड, ठीक है। अब क्यूप्रस क्लोराइड अगर लिखना होता तो ये 2 वैलेंसी शो करता, कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1। तो ये बातें सुनते जाओ और आपको सीधा रूट पे अटैक करना है, सीधा सीधा अगर केमिस्ट्री अपना ठीक करना है तो इससे बचना नहीं, आगे ये सारा चीज़ आने वाला है। तो अभी सुनते जाओ और जो होमवर्क देता हूँ उसको बनाते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कॉपर सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 2 कैंसिल हो गया, कॉपर सल्फेट। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी 1, ये भी ऐसे ही दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, क्यूप्रस आयोडाइड। तो क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस वैलेंसी कॉपर का 1 होता है, और हैलोजन, हैलोजन में आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इसको लिखने का तरीका ये होता है। इसके बाद आयोडीन, आयोडीन गैस है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, एटमॉस्फेयर में आयोडीन, जो भी गैसेस होता ना वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हो, O नहीं लिख सकते। जो मेटल्स होता ना, सोडियम, सोडियम को कभी भी ऐसे मत लिखना, सोडियम हमेशा ऐसे ही रहेगा, है ना, बताया था। अब देखो, पोटेशियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, ये रहा। तो ये हो गया। इसके बाद बैलेंस करना है, बैलेंस करने का मैंने तरीका बताया हुआ था, और वैसे भी यहाँ पे ये देखिए आप, है ना। तो मुझे तो ये दिख रहा 4, ये दिख रहा 2, है ना भाई, Cu2I2, और मेरे ख्याल से हो गया, ये देखिए, ये देखिए हो गया, है ना। देखो तो 4 कॉपर, 2 2 जा 4 कॉपर, सल्फेट भी ओके है, 2 सल्फेट, देख लेना, चेक कर लेना, 4 आयोडीन, 2 2 4। इसके बाद मैंने ABC वाला भी कंसेप्ट बताया था ना, ABXYZ, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। इसको दोबारा बनाना, खुद ही बनाना, और ये चीज़ें मैंने, ऐसा सारा चीज़ मैंने दिया हुआ है ना जो आपको हर जगह पे नज़र आएगा, एसिड बेस में भी, कार्बन में भी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी नज़र आएगा ये सारा का सारा। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहा सोडियम, और ये रहा बाइकार्बोनेट HCO3, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हो, पता है ना। इसकी वैलेंसी 1, सोडियम की भी वैलेंसी 1, तो 1 1 ऐसे लिखा जाएगा, प्लस HCl, जल्दी जल्दी अब बता दूँ। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl, दोनों की वैलेंसी 1 1, तो ऐसे लिखा जाएगा, अब प्लस H2O, अब प्लस CO2। अब बैलेंस कर लेना, है ना। फिलहाल तो ये दिख रहा, मुझे तो बैलेंस दिख रहा है ना, हो गया, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तुम चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस है, ये हमारा हो गया, देख रहे हो। सोडियम कार्बोनेट, अब प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसा है ना, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
ये रहा सोडियम, ये रहा कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी 2, सोडियम की 1, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है ना, स्टोमक में। सोडियम क्लोराइड, ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, 1 वैलेंसी, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको पता है बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हो। बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हो? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना। इसको बैलेंस करते हैं भाई। यहाँ पे सोडियम तो ऑलरेडी ओके है, H भी है, क्लोरीन भी 1 है, CO2 आ गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया, देख लो आप, है ना, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 2 सोडियम, एक 2 सोडियम, CO3 सारा बैलेंस है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन सब जगह है। ठीक है ना। ये देखो, ये हो गया। इसके बाद आता ब्यूटेन। LPG में यही वाला गैस होता है ब्यूटेन। ये कार्बन वगैरह में और डिटेल में पढ़ोगे। अभी क्या है कि ब्यूटेन का फार्मूला तुम जान लो, आगे तो यही सब पढ़ना है आपको अच्छे से, वो भी बहुत ज़्यादा। इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। फिलहाल ये ब्यूटेन इज बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जलाओगे तो मैंने बताया, जलाने का रूल बताया था कि कार्बन है तो CO2 तो बनेगा ही बनेगा, और हाइड्रोजन है तो वाटर में कन्वर्ट होगा ही होगा, है ना। ये हालांकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। अब आप पहले हाइड्रोजन या कार्बन, इसको अकेला है ना, मैंने पहले ही बताया था, जो अलग थलग है उसको बाद में उससे निपटेंगे, है ना। तो ये 10 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ, ठीक है, कार्बन 4 है तो 4। अब फुर्सत निकाल के ऑक्सीजन गिन लो। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हो गया प्रोडक्ट साइड। 4 2 जा 8 अब प्लस 5 तो कितना हो गया? 13। देख लो, क्लियर। इधर क्या है? 2 है। अब इधर 5 8 13 ऑक्सीजन। अब इधर 13 कैसे करें? तो मैंने बताया था ना, फ्रैक्शन में कर लीजिए, 13/2, 2 2 कैंसिल, 13 हो गया। फिर मैंने क्या बोला था कि मैथमेटिकली न्यूमेरिकली LHS = RHS हो गया, पर केमिस्ट्री में किसी भी एटम को या उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? सबको 2 से मल्टीप्लाई करो इसको हटाने के लिए। आपको पता है ना, मॉलिक्यूल या एटम्स के टुकड़े नहीं हो सकते भाई, तो इसके लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 3 13 O2, और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 CO2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 H2O। ये हो गया तुम्हारा ब्यूटेन, जला दिया तुमने। ठीक है, कुछ गड़बड़ है तो संभाल लेना तुम लोग। इसके बाद देखिए, ये मैंने उठाया, जब आप कार्बन पढ़ोगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल इसको बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। दवा दारू में यही रहता है, दारू में भी यही रहता है, दवा में भी यही रहता है, हर जगह ये रहता है, हर चीज़ में रहता है। ठीक है, अल्कोहल इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये हो गया इथेनोइक एसिड, है ना। इसी को इथेनोइक एसिड बोल लो, ये एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, इथाइल एसीटेट अब प्लस H2, ये इसको बोलते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन। फिलहाल उस पर नहीं जाना, मैंने आपको ये बना के दे दिया, आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करोगे? आप देखो, ऑलरेडी बैलेंस है क्या? मुझे तो लग रहा है बैलेंस है, बैलेंस है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है। अब मैंने क्या बोला था कि आप घर पे आप रजिस्टर भरो इक्वेशन लिख लिख के। जैसे आपने ये लिख दिया तो इसके नीचे इसका नाम लिख दो, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ये सब काम अभी से कीजिए, आपको देखना कितना फ़ायदा होगा। आप क्या ना जुगाड़ वाला चीज़ पढ़ते हो कि जब जो मिला उसको रट लिया। मैं तो कहता हूँ रूट पे वार करो, छोड़ो कि ये आपके सिलेबस में है कि नहीं है या फर्स्ट चैप्टर में है कि नहीं है, उसको रहने दो, आप इसको पढ़िए। इथेनोइक एसिड लिख लो, इस तरीके से आप आदत डालो अभी से। ठीक है, यहाँ देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा हाइड्रोक्साइड, ये रहा सोडियम, दोनों की वैलेंसी 1 1 ऐसे ही दिखेगा। एसिटिक एसिड इसको बोलते हो इथेनोइक एसिड, अभी कुछ भी नहीं रटना है, खाली लिखते जाओ। इथेनोइक एसिड, सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट अब प्लस वाटर H2। ठीक है, बैलेंस करना, मुझे तो लग रहा है बैलेंस है, मुझे बिल्कुल लग रहा है बैलेंस है, देखो जरा। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 फॉर्म अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला, इसको बैलेंस करने के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है ना, तो ये देखो 2NH3 हो गया बैलेंस, 3 2 जा 6 बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये
तो ये आदत आप डाल लेना, बैलेंस करने के तरीके मैंने बता दिए थे ये। फिर आता है केमिकल इक्वेशन, आपने देख लिया। अभी आप देखो N2 प्लस H2 2NH3 है ना। बैलेंस करना क्यों जरूरी था? कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आप बैलेंस करते तो बैलेंस कर दो। अब सवाल ये है कि इसको, ये जो पहले तो वर्ड्स में होता था, बड़ा सारा लिखना पड़ता था, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, लेकिन इस फॉर्म में लिखने से बड़ा फ़ायदा हुआ। ये पता चलता है कि 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया बनाने के लिए 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए, ये तो पता चल गया। इसको और कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, कि कैसे इसको और क्या क्या इसमें डाल सकते हो ताकि इसको देखते ही, जैसे आप एक बात बताओ, आपके सामने से कोई बंदा जा रहा है, आपसे पूछ रहा है कि रास्ता है ना, कुछ भी रास्ता पूछ लिया, ठीक है ना, कि दरियागंज किधर है, तो क्या बोलोगे? आगे बढ़ जाइए, चलते रहिए ऐसी, या थोड़ा सा और डिटेल में बताओगे कि नहीं बताओगे कि वहाँ पे ये पिलर आएगा मेट्रो का, ये वाला पिलर, उस पिलर के बगल से रास्ता है राइट साइड में, तो डिटेल में बताओगे तो अच्छा रहेगा ना। तुम और अच्छा कर सकते हो, उसको बोलो कि ऐसा कीजिए कि दरवाज़ा कार का खोलिए, मैं बैठता हूँ, चलिए आपको छोड़ के आता हूँ, ये और भी अच्छा भाई है ना। फिर थोड़ी दूर जाओ और कार रुकवाओ, बाहर निकल जाओ, बोला मेरा तो हो गया, आप पूछ लो जहाँ जाना है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ये सब तो इसको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाओगे, तो ज़रा देखो और क्या क्या इसमें हम डाल सकते हैं। देखो ज़रा 2NH3, ठीक है। जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो, घर से आते हो, तो आपके पास एक अटैची होता है, बक्सा होता है, हम लोग तो लोहे वाला बक्सा यूज करते थे, तो उसमें ठूस ठूस के चीज़ें लेके जाते थे। ये सत्तू कहाँ रखना है, ये कहाँ रखना है, सब इतना बड़ा बक्सा था। फिर हम जब उसका ढक्कन लगाते थे ना, तो 4 आदमी ढक्कन पे बैठता था, फिर जाके उसका दरवाज़ा लगता था बक्से का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाओगे, तो हम इसके फिजिकल स्टेटस की बात कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, हम इसको ऐसे, ये इसका मतलब हो गया गैस, ऊपर की तरफ एरो, ठीक है ना। ये और ज़्यादा आपसे पूछेगा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमें बहुत बातें बता रहा है। देखो इसमें भी आप एरो लगा दो, क्योंकि ये गैस है ना, जी लिख दो या फिर एरो, कुछ भी लिख दो। और ये अमोनिया, ये भी गैस होता, जी लिख दो या ये। इसके बाद हम यहाँ पे टेम्परेचर डाल देते हैं, मुझे नहीं पता, शायद 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता, और एक कैटलिस्ट होता है ना, मॉलिब्डेनम, ये पता नहीं कुछ ऐसा कैटलिस्ट, रहने दो ऐसे लिख दो कैटलिस्ट, ये चीज़ें है ना। अब ये साफ दिख रहा कि एक तो पहले ही हमें पता था कि 1 मोल या मॉलिक्यूल नाइट्रोजन या 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम अमोनिया, इतना डिग्री टेम्परेचर, और ये कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे कि जो टीचर्स हैं आपके स्कूल के, वो क्या कैटलिस्ट, वो आपको पढ़ा सकते हैं, वो एग्जाम में नहीं बैठेंगे, एग्जाम में आपको ही बैठना है, वो आपको प्रमोट करते हैं, वो हो गया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी 2 तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन के रफ्तार को बढ़ा देता वो पॉजिटिव होता, और जो रिएक्शन के रफ्तार को घटा देता वो नेगेटिव होता है ना। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड नेगेटिव वाइस वर्सा, उल्टा कर देता, ठीक है, डिक्रीज कर देता। तो ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे ये देखो इन्फॉर्मेटिव, आपसे पूछेगा कि कैसे इन्फॉर्मेटिव, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ये बातें इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है, ऐसे कुछ बोलते हो ना। ये देखो, अब जैसे मान लो मैंने ऐसे लिया NaHCO3 है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट, टेम्परेचर डाल दो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, सोडियम है तो तगड़ा टेम्परेचर चाहिए इसको तोड़ने के लिए, तो ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। बैलेंस हो गया, बैलेंस करना जरूरी था क्या, मेंटेन करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। और क्या इन्फॉर्म, अभी देख के तो ठीक है, लेकिन फिजिकल स्टेटस का पता नहीं चलता कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो सोडियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, नाम से ही लग रहा है सॉलिड है, सोडियम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट,
इसको क्या बोलते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे लिखना नहीं चाहिए था पर आपको बता रहा हूँ कि आप रजिस्टर में ऐसे लिखो। जब भी कोई रिएक्शन है नाम जरूर लिख लो, रटो नहीं, बस लिख लो। इसका दूसरा भी नाम है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया, सोडियम। ये बार बार आएगा, मैं काफ़ी सारा क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, रट लेना। कार्बन डाइऑक्साइड और ये तो बैलेंस क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कितना कितना बन गया मेंटेन करने के लिए। तो बैलेंस ऑलरेडी है, हो गया बैलेंस, है ना। फिर फिजिकल, ये क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड। ये क्या होता है, गैस होता है। और ये भी क्या होता है, गैस। क्योंकि देख लो 200 है ना, लिक्विड तो हो ही नहीं सकता, ये तो 100 डिग्री पे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ पे 200 है। इसका जब कंडेंसेशन करोगे तो पानी बनेगा, फिलहाल तो ये वेपर है, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखिए जरा, कुछ इस तरीके से रहेगा, Ba+H2SO4 एक्वस। एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन, ऐसा लिखा रहेगा AQ, एक्वस। AQ का मतलब होता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी। पानी में डाल दिया आपने, इसको हम डाइल्यूट H2SO4 बोलते हैं। अगर तुमने पानी में डाल दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट H2SO4। तो ये डाइल्यूट हो गया तुम्हारा, डाइल्यूट एक्वस। तो पानी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं BaSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। इसके एक्सपेरिमेंट बताऊंगा एसिड और बेस में, है ना। अच्छा, कुछ चीज़ का लिंक जो है ना, जो YouTube का जो चैनल है, जैसे ये वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक होगा, उसको देख लेना है। एनिमेशन वगैरह आपको नज़र आ जाएगा, बताऊंगा। ये देखो, अब यहाँ पे पता है, यहाँ पे ये सॉलिड होता तो हम एस भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, है ना। अगर ऐसे होता एरो ऊपर की तरफ तो क्या हो गया, गैस। नीचे हो गया तो इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। एक गिलास में पानी लीजिए आप, इसमें आप दही डाल के चम्मच से अच्छे से घुला दो तो सब जगह फैल जाएगा। 10 मिनट छोड़ दो तो ये जो दही है ना, खाली यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। पी शॉर्ट में इसको नज़र आएगा, स्मॉल p स्मॉल t, PPT, प्रिसिपिटेट। ठीक है ना। तो जब भी एरो, एक तो होता है सॉलिड, तो सॉलिड का मतलब है कि पड़ा हुआ है कहीं पे, इसके लिए सॉलिड यूज करते हैं। पर प्रिसिपिटेट खास बात ये होता है कि प्रिसिपिटेट उसको कहते हैं जो शुरू में तो लगता है कि पानी में घुल गया, सॉल्यूशन में होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो अलग थलग हुआ पड़ा है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो अब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बेरियम सॉलिड है, H2SO4 एक्वस मतलब पानी के साथ मिलाया गया है, इसका प्रिसिपिटेट बन गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, है ना। ये ढक्कन, यहाँ पे माचिस का तिली दिखा दो, आग ऐसे पूरा बढ़ जाएगा ना, तो समझ जाना कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इस तरीके से इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये सारा चीज़, ये सारा कैरेक्टर डाल के। ठीक है। इसके बाद आपको मैंने इसी वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा, या मैं अलग से दे दूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज। अब क्या करोगे ना कि अब आपको रिएक्शंस पे कंसंट्रेट करना है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, आगे भी काम आएगा जब आप मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे। अब देखो, मैंने पहले कहा था कि हमेशा रूट पे जाओ, है ना, कि आपने ये चैप्टर ले लिया केमिकल इक्वेशन, उसमें ये पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आप रूट पे जाइए। अभी ये सब जो मैं भी बता रहा हूँ वो आगे काम देगा, पूरा केमिस्ट्री आपको एक जैसा लगेगा। तो आगे तुम पढ़ोगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें कुछ बातें तुम थोड़ा ध्यान से देख लो, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, बहुत इजी होने वाला है। एक आप रिएक्टिविटी सीरीज जो आप पढ़ोगे मेटल एंड नॉन मेटल में, और मैं आपको अलग से रिएक्टिविटी सीरीज ग्रुप में डाल के दूंगा, ठीक है, और रटने का तरीका भी बता दूंगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, जैसे मैं, चलो पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, ये
कॉपर, ये हाइड्रोजन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया, Pt। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में केवल 13 दे रखा, 13, मैंने ये और ऐड कर दिया, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा भाई। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? पोटेशियम, इसके बाद सोडियम। सबसे लिस्ट रिएक्टिव ये सब। अगर मैं कहूँ कि आयरन में और कॉपर में रिएक्टिव कौन से हैं, तो ये हो गया, ठीक है ना, इसका यूज होगा। इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप ये अच्छे से सीख लेना भाई। अब ये देखो, इसमें सबसे पहले आता है हैलोजन। हैलोजन में आपको पता है ना, हैलोजन में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर इनकी बात करो आप ना, पता है आगे पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल, उसमें ये सब आने वाला है। तो जैसे जैसे तुम आगे चैप्टर जाओगे ना, तो वो चीज़ें आपके लिए इजी होती जाएगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा 5% 10% तुम पहले चैप्टर में पढ़ लोगे। आयोडीन, चलो एटॉमिक फॉर्म में लिखता हूँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज जाने तो खैर, आपको पता है हैलोजन की याद है, हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है OH हाइड्रोक्साइड, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है नाइट्रेट NO3, और सबसे इन सब में रिएक्टिव होता है। ये आपके सिलेबस में बस यही सब नजर आएगा, है ना। अब जरा सुनना, इसका क्या फायदा है? जैसे Mg प्लस HCl, एक कहावत सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको साइड में लिख देता हूँ, है ना। क्या था? हैलोजन। हैलोजन का मतलब चलो क्लोरीन ले लिया फिलहाल, क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा भाई? OH हाइड्रोक्साइड, इससे ज़्यादा रिएक्टिव NO3, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा? SO4। ये हिसाब किताब है। Mg प्लस HCl ऐसा दिया रहेगा आपके बुक में। क्या दिया रहेगा? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन क्या होगा, है ना। पता है क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं ना, कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। व्हाट विल बी प्रोडक्ट एंड बैलेंस इट। प्रोडक्ट भी नहीं दिया रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है। तो एक होता है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जरा मैग्नीशियम को देखो और हाइड्रोजन को देखो, कौन ऊपर है? मैग्नीशियम यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है, तो ये जो भैंस है ना, भैंस ये मैग्नीशियम के पास है। तो ये मजाल है कि ये कोई पूंजी बटोर के रखे मजबूत आदमी के सामने, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस होता है तो H2 के फॉर्म में। थोड़ा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो तो बना लो, अच्छी बात है। मैग्नीशियम है, ये सॉलिड है, इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, पर शुरू में याद दिला दूंगा आपको। ये सॉलिड है, मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड। ये ना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। और HCl गैस है, क्लियर है ना। ये एक्वस फॉर्म में भी लेते हैं, तब भी यही रिएक्ट होता है। तो बेसिकली आप इसको देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। HCl MgCl प्लस H2। तो पहले तो हमें लिखना भी तो आना चाहिए। ये सही लिखा क्या? नहीं ना, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की 1, हाइड्रोजन गैस है तो ठीक लिखा है। बैलेंस करना आपको आता है, आप बैलेंस कर लेना 2 करके, बैलेंस हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा कहता है, ध्यान से सुनना, कि कॉपर के बर्तन में, या ये देखो जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को रख के कोई फायदा होगा क्या? जिंक का बर्तन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख दिया उसमें, तो रखा जा सकता है क्या? तो हम चेक करेंगे जिंक और कॉपर। जिंक देखिए कहाँ पे, जिंक यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे। रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है, क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, अलग रह ही नहीं सकता। ये मजबूत है भाई, ये खाली रह नहीं सकता, सल्फेट को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा? ZnSO4। इसके बाद आपको पता है सल्फेट ये मजबूत है, सल्फेट इसके पास जाएगा। वैलेंसी आपको पता है, दोनों का 2-2 होता है, कॉपर अलग थलग हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं, कहेगा ना कि कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर, आगे मैं बताऊंगा, कलर वालर सब बताऊंगा, चिंता मत करो। ये ब्लू कलर का होता है, उसमें जिंक ग्रेनुअल्स पाउडर डाल दिया, थोड़ी देर के बाद जो है ना ये कलरलेस हो गया, ब्लू कलर गायब हो गया, है ना। कहाँ गया? तो भाई सबको पता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। तो जब तक आप ये नहीं बताओगे
तब तो कुछ भी लिखने का फायदा नहीं है। तो ये हो गया, कहाँ गया भाई, ब्लू कलर इसकी वजह से था, गायब हो गया। आपको क्लियर हो जाएगा, 5-6 कंपाउंड को बता दूंगा कि कलर क्या होता है, वो सब बता दूंगा आपको, चिंता नहीं करो, ठीक है। अब जरा सुनो मिल लो, देखो ये लो ZnSO4 प्लस Fe, रिएक्शन हो जाएगा क्या, तो चेक करते हैं जिंक को और Fe को। जिंक यहाँ पे, Fe यहाँ पे, जिंक क्या होगा, नो रिएक्शन, मजा वाले कुछ हो जाएगा, है ना। फिर आपसे कहेगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें आपने लोहे का कील डाल दिया, लोहा कील डाल दिया। थोड़ी देर के बाद ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसका ब्लू कलर गायब हो गया और ये ग्रीनिश हो गया बल्कि, है ना। आपको फेरस ये भी बताऊंगा, ग्रीन, ये येलो भी होता है, फिर छोड़ दो रहने दो, ये हो गया, और सी, है ना, सॉल्यूशन खराब हो गया। और जो तुमने जो कील, ये कील नया कील था, जब तुमने इसको बाहर निकाला ना, तो इसका जो सरफेस है वो रफ हो गया। इसका रीज़न पूछेगा, 3-4 लाइन में क्वेश्चन होगा, रीज़न पूछेगा। तो रीज़न एक मात्र यही, क्यों भाई, क्योंकि ये रिएक्शन हो गया, इसको आगे बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है, इसकी वजह से ब्लू था। तो यही सब आएगा, ये ब्राउन होता है, सॉरी ये ग्रीन होता है, कलर भी आपको बताऊंगा, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। तो ये सब। अब जरा एक बात बताओ, सुन देखो, ZnSO4 है प्लस कॉपर, चलो MgCl2 है, सबका मास्टर ले लेता हूँ। पोटेशियम देखो कहाँ है, जरा पोटेशियम के हालात तो देखो, ये देखो। सवाल है रिएक्शन होगा क्या, तो जरा एक बात बताना, जिंक को देखिए, आप थोड़ा सुनिए जरा ध्यान से, पोटेशियम को देखो, आपको पता है ये टॉप पे मजबूत है। अब जरा सुनो, जो बंदा धनी होगा और जो गरीब होगा, दो बंदे हैं मान लो, एक धनी तुम लोग हो, एक गरीब है कोई, मैं हूं मान लो, ठीक है। तो अगर सोना अगर मिला, पुलिस ने छापा मारा, उसने कहा कि सोना मिला, तो क्या चांसेस है, अमीर के घर में मिल सकता ना। जरा एक बात बताओ, अब इसको कंपेयर करो सल्फेट को और क्लोरीन को, बताओ इसमें कौन सोना है कौन पीतल है। SO4 देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये सोना है और इसके कंपेयर में ये पीतल है, लेस वैल्यू का है, तो जाहिर है। और यहाँ देखो, तो ये मास्टर है और निगेटिव में ये मास्टर है, तो रिएक्शन जरूर होगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव के साथ रहेगा। ये पॉजिटिव होता निगेटिव होता, अभी उसमें नहीं जाना नहीं चाहता, बस तुम जान लो ये रिएक्शन होगा। और ZnCl2 आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, सल्फेट की 2, पोटेशियम का 1 होता है, जिंक का होता है 2, रिएक्शन जरूर होगा। फिर बताना मुझे कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ये देखो MgCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्शन होगा। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम को देखिए और सोडियम को देखिए, सोडियम ऊपर है, मैग्नीशियम नीचे। फिर क्लोरीन को देखो, सल्फेट को देखो, सल्फेट ऊपर है, क्लोरीन नीचे है। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सल्फेट सबसे टॉप पे है, फिर ये देखिए नाइट्रेट है, OH है, एंड क्लोरीन। तो होता क्या, टॉप के साथ रहेगा, ठीक है ना, बराबर औकात वाले एक साथ रहते कि नहीं, बताओ, ये इसके साथ। अब जब इस पर कंपेयर करो तो वही वाला दिख रहा ना, ऑलरेडी सेट है भाई, तो क्या होगा, नो रिएक्शन। क्या होगा यहाँ पे, नो रिएक्शन, है ना। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना, आपको पता चल जाएगा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये आपका फंडा है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और लेता हूँ, मान लो AgCl, वैलेंसी सिल्वर का 1 होता है, प्लस CuSO4, है ना। नॉर्मल कंडीशन में ये कभी भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इनर्ट होता है, इसका रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, हीट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। पर सिंपली एक नॉर्मली ऐसे ही बताऊँ कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो पहले आप देखिए कॉपर और सिल्वर देखो, सिल्वर यहाँ पे है, कॉपर कहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर था, देखो जरा, है ना। तो कॉपर मजबूत है,
सल्फेट को देखिए और हैलोजन को देखिए, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन सब आता है हैलोजन, है ना। तो ये इसके साथ अटैच हुआ, ये ऑलरेडी ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है। इसका रटने का तरीका मैं बता दूंगा आपको, है ना। अभी खाली देख लो, तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा तो ये पता चल जाएगा। इसको आप यूज करने वाले हो किसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कल बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। कभी कभी आपसे ये कहेगा, जरा देखना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH, हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये दिया रहेगा आपको। कहेगा भी पहले तो प्रोडक्ट बताइए, इसके बाद आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। बच्चे शुरू हो जाते हैं, NaOH, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, सब ताड़ दिए, हाँ भाई ये ठीक है। फिर पोटेशियम सल्फेट, इसकी वैलेंसी 2, और फिर आपको पता है सल्फेट इसके साथ NaSO4, है ना। अब सोडियम के साथ पोटेशियम तो चिपकेगा नहीं, मेटल मेटल के साथ तो आता नहीं है, ये भी तो समझ लो। और फिर क्या हो जाएगा, KOH प्लस KOH, बैलेंस करने के लिए 2 कर दीजिए आप, बैलेंस करने के लिए हो गया, मुझे तो बैलेंस दिख रहा भाई, 2 NaOH बैलेंस हो गया। पर हकीकत बताओ कि ये रिएक्शन संभव है क्या, इम्पॉसिबल रिएक्शन है। क्यों, पोटेशियम देखिए कहाँ पे, ऊपर है, सोडियम नीचे है ना। सल्फेट, सल्फेट में देखो और OH में देखो, देखो ना सल्फेट, सल्फेट यहाँ पे, OH यहाँ पे, ये ऑलरेडी पहले से ऑलरेडी अटैच है। भला कोई मजाल है कि ये इसको खदेड़ के हासिल कर सकता है, नहीं ना। नो रिएक्शन, इसका आंसर क्या होता है, नो रिएक्शन। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप अलर्ट रहना, क्योंकि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको ट्रैप कर देते हैं अच्छे से, वहीं से मार्क्स में फ़र्क आने शुरू हो जाते हैं बच्चों के। पास 40-50 तक तो इजी सबको आ जाते हैं, इसके बाद के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और 80+ के बाद तो एक एक नंबर के लिए आपको चैंपियन होना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत ईजी कर दूंगा, ठीक है ना, और इसके तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है भाई। चलिए।